बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 4 ऑफ PRC 1 फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। आज के लेक्चर में हम डेप्रिसिएशन की कहानी को थोड़ा सा और मज़ीद आगे लेके जाएंगे, बट बिफोर दैट तिलावत कर दो ताकि फिर हम क्लास स्टार्ट करें। माशाअल्लाह। चलो अब जल्दी से काम करो, रजिस्टर्स निकाल लो सब अपने, और ये एक सवाल ज़रा मुझे सॉल्व कर दे दो। कंप्यूट डेप्रिसिएशन फॉर 2023 से लेकर 25 तक यूजिंग यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। और इसमें सिर्फ मुझे डेप्रिसिएशन ही नहीं, मुझे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी चाहिए, मुझे नेट बुक वैल्यू भी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर मैं रिक्वायरमेंट तुम्हारी क्लास के लिए ऐड कर देता हूँ कि मुझे इसके अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी चाहिए और मुझे नेट बुक वैल्यू भी चाहिए। ठीक है, जल्दी से कर लो, शाबाश। कितना आ रहा है रेट? 7 आ रहा है। चलो बताओ रेट कितना आया? 7 कैसे? कॉस्ट माइनस रेजिल वैल्यू कितनी? 1 लाख डिवाइड बाय 2 लाख, कितना आ रहा है? 7। तुम लोगों की आसानी के लिए ना मैं यहाँ पे एक और चीज़ दिख रहा हूँ। देखो, मैंने यहाँ पे यूनिट्स को क्या कह दिया? A, और रेट को क्या कह दिया? B। अभी बता रहा हूँ टेबल कैसे फिल हो रहा है, किसी को अगर लगे टेबल में आंसर कैसे आ रहा है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मैंने निकाला ये A इंटू B से, A को मल्टीप्लाई कर दिया B से, मतलब यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दिया किससे? बोलो भाई, रेट से। अच्छा, और अगर मैं इसको कह दूँ C, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे आएगा? ये आएगा A मल्टीप्लाई बाय C। ऐसा ही है, डन। चलो मुझे बताओ आज तक के यूनिट्स कितने हो गए? 30,000, और ये 70,000, और ये 1,05,000। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है बताओ? 7 3 21, 2,10,000 आएगा। 4 7 28, 2,80,000 आएगा। और 30, अब यहाँ मैं फंस गया ना, 7 21 और 5 7 था 35, 21 और 35 3.5, कितना? 2,45,000 रुपये, 245,000 पक्का। चलो बताओ एक्यूमुलेट कितना आया? 2 10 80 और 1 90, कितना? ऐसा ही है, यही है। ठीक है, चलो अब बताओ कितना आया ये? हाँ जी, 7,35,000। बुक वैल्यू कितनी आई बताओगे? 12,90,000। और अगला
10,10,000 ऐसे ही लिखेंगे। चलो अगला बताओ। 7,35,000, 65,000। डन, पक्की बात है। चलो माशाल्लाह हमने कल का एक क्विक क्वेश्चन रिवाइज कर लिया। और इसी तरह से देखो ये जो नोट्स में मेरे सवाल आ रहे थे ना, एक्सटेंडेड प्रैक्टिस क्वेश्चन, मजाक मजाक में हमने क्लास में सॉल्व कर लिए। देखो नोट्स के अंदर दो तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, एक है प्रैक्टिस क्वेश्चंस सादा खुशबू, और एक है एक्सटेंडेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब ये सादा खुशबू और एक्सटेंडेड में क्या फ़र्क है? प्रैक्टिस क्वेश्चंस वो हैं जो आई कैप ने कहा हुआ है कि कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल हैं, वो मैंने एडिट्स डाल दी बगैर नाम चेंज किए, बगैर फिगर चेंज किए। और अगर मुझे लगता है कि यार एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, एक एग्जांपल हमने क्लास में कर ली, अब इसके ऊपर एक और सवाल हो जाना चाहिए, तो वैसे ही कुछ डाटा चेंज करके आगे पीछे उसी कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए एक्सटेंडेड के नाम से डाल दिया। डन। तो ये हम क्लास में भी कर सकते हैं, या आप घर पर भी कर सकते हो। डन, पक्की बात है। चलो जी, तो आज के लेक्चर की तरफ हम रवा दवा होते हैं अल्लाह का नाम लेके। कल कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोडक्शन मेथड पढ़ लिया था ना। चलो जी, आज के लेक्चर में हम एक फ्रेश जो है वो कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि हमारा जो 4 मेथड्स है उसमें आखिरी मेथड है सम ऑफ एयर डिजिट मेथड। ये सम ऑफ एयर डिजिट मेथड क्या होता है? देखो हमने कहा था ना कि हम डेप्रिसिएशन की जो हमारी वो है, क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, मेथड है, वो हमारा रिफ्लेक्ट करना चाहिए यूजेज को। मैनेजमेंट एस्टिमेट करती है कि मेरा प्लांट कितना मुझे फ़ायदा देगा। क्या मेरे प्लांट हर साल 10,000 यूनिट्स बनाएगा? तो हाँ फिर ठीक है, इसका जो है ना डेप्रिसिएशन भी हर साल कांस्टेंट रहना चाहिए 10,000 यूनिट्स के हिसाब से। स्ट्रेट लाइन मेथड भी लिख सकता था। अच्छा, अगर मुझे लगता है कि नहीं यार ये मशीन मेरी शुरू के सालों में ज़्यादा फ़ायदा देगी और आखिरी के हर गिरते साल में ये मुझे कम फ़ायदा देगी, तो इसका डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होना चाहिए था। अच्छा, अब मैंने कहा नहीं यार, कभी मेरे पास काम आता है, डिमांड आती है तो फिर मैं मशीन से जो है यूनिट्स बनाता हूँ, कभी डिमांड नहीं होती, काम ठंडा होता है तो फिर यूनिट्स नहीं बनते। और मुझे पता है तकरीबन लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख यूनिट्स बन जाते हैं मेरे पास, तो मैं फिर यूनिट्स मेथड वाला इस्तेमाल करूँगा। कौन सा? यूजेज मेथड, यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोडक्शन मेथड इस्तेमाल कर लूँगा। डन, ये हमने सीख लिया था। अच्छा, अब एक और मेथड आता है सम ऑफ एयर डिजिट मेथड। सम ऑफ एयर डिजिट मेथड, ये डेप्रिसिएशन का मेथड कब इस्तेमाल किया जाता है? इसका सेम लॉजिक है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड वाला। यानी कि अगर मुझे लगता है कि मेरी जो मशीनरी है वो शुरू के सालों में मुझे ज़्यादा फ़ायदा देगी और आखिरी के हर गिरते साल में यानी कि हर अगले साल में मुझे कम फ़ायदा देगी, कम यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी लेट से, या कम जो है ना वो जो है आउटपुट मुझे देगी, तो फिर मैं जो मेथड इस्तेमाल करूँगा वो दोनों में से कोई भी कर सकता हूँ। कौन सा? या तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या सम ऑफ एयर डिजिट मेथड। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, अब सबसे जो औखा काम है ना वो उसका फॉर्मूला है। सबसे औखा क्या है इसके अंदर? इसका फॉर्मूला है, वो अजीब सा है बिल्कुल ना। ठीक है, तो हम क्या है, हम तो सीख लेंगे, कोई मसला नहीं, हमारे लिए क्या मुश्किल है। देखो वो कहता है डेप्रिसिएशन निकलता कैसे है? डेप्रिसिएशन निकलता है ऐसे, इसको ज़रा देखो। कहते हैं डेप्रिसिएशन निकलता है ऐसे, डेप्रिशिएबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग ईयर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ ईयर डिजिट। डेप्रिशिएबल अमाउंट कैसे निकलता है बताओ? कॉस्ट माइनस वैल्यू, ज़बरदस्त, मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग ईयर्स। अगर एक मशीन की लाइफ 10 साल है और आज मैं पहले साल पे खड़ा हूँ तो रिमेनिंग ईयर्स कितने हुए? 10 साल पूरे पूरे। अच्छा, अगर मैं अगले साल पे खड़ा हूँ तो रिमेनिंग ईयर्स कितने हुए? 9 साल। अगर मैं उससे अगले साल पे खड़ा हूँ तो कितने हो गए रिमेनिंग ईयर्स? 8 साल। अगर मैं उससे अगले साल खड़ा हूँ कितने हो गए? एंड सो ऑन सो फॉर। मेरी बात समझ आ रही है? डिवाइडेड बाय सम ऑफ एयर डिजिट। अब बात ही सारी है कि ये सम ऑफ एयर डिजिट कैसे निकलता है। ये सम ऑफ एयर डिजिट कैसे निकलता है? इसको निकालने के 2 तरीके हैं, एक आसान तरीका, एक मुश्किल तरीका। पहले मुश्किल तरीका सीखते हैं। कहता है सम ऑफ एयर डिजिट ऐसे निकलता है n+1 डिवाइडेड बाय 2। ये n क्या है? लेट से अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 1 रखूँ, अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 1 को आपके साथ लेके चलूँ और मैं आपको कहूँ भाई एग्जाम्पल नंबर 1 में मेरे पास जो ईयर्स हैं वो हैं 5 ईयर्स। वो कितने हैं बोलो भाई? 5 ईयर्स। तो सम ऑफ ईयर कैसे निकलेगा? ये n रिप्रेजेंट करता है बच्चों नंबर ऑफ़ ईयर्स को, तो मैं यहाँ 5 रखूँगा, यहाँ रखूँगा 5 + 1 और डिवाइड कर दूँगा किससे? 2 से। मुझे ज़रा बताओगे कि आंसर क्या आ रहा है? 5 + 1 6, 6 5 = 30, 30 डिवाइड बाई 2 15। कितना आ रहा है? 15 आ रहा है ना? पक्का? अच्छा चलो ज़बरदस्त। अब इसका शॉर्टकट बताऊँ। मेरे पास ज़िंदगी कितने साल की है? 5 साल ना। यहाँ से रिवर्स गिनती करना शुरू कर दो। 5 4 3 2 1। देखो और 5 4 3 2 1 15। ज़बरदस्त।
ठीक है, चलो एक और एक्सरसाइज करें, मज़ा आ रहा है यार, ये तो बड़ी अच्छी गेम है। ठीक है, स्क्विड गेम याद आ गया। चलो अब अज्यूम करता हूँ कि एग्जांपल नंबर 2 यहाँ लिख देता हूँ। अज्यूम करता हूँ कि इस मशीन की जो ज़िंदगी है वो है 6 साल। वो है कितने साल बच्चों? 6 साल। तो पहले मुश्किल वाला काम, 6 + 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ बताओ? 6 1 7 और 7 5 35, 7 इज द 42, 42 डिवाइड बाई 2 21। ऐसे ही है क्या मैथ है भाई? आपका नॉलेज तो कमाल का है। ऐसे ही है। चलो और करो, 6 5 4 3 2 1 इजिकल टू 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 1 21। तो सम ऑफ ईयर निकालना आ गया, ज़बरदस्त तरीके से आ गया। अब तो किसी को मसला नहीं होगा सम ऑफ ईयर निकालने में। बस इसी बात में मुझे चाय का घूंट लेने दो। ओके अच्छा, वो कह रहा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालने का भी एक फॉर्मूला है। कहते हैं डेप्रिशिएबल अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दो आज तक जितने साल पास हो चुके हैं डिवाइड बाय सम ऑफ ईयर डिजिट। कोई मसला नहीं है, हमें फॉर्मूले में नहीं घूमना, हम प्लस कर लेंगे गरीबों की तरह, कोई टेंशन नहीं है हमें। ठीक है, चलो अगर इस्तेमाल करना हो तो ये वाला फॉर्मूला भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए भाई इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, इस्तेमाल करना ना करना तो आंजी मर्जी आहे, इस्तेमाल करना ना करना तो आंजी मर्जी आहे। डन। चलो आ जाओ। जब मैंने सिंधी बोलना सीखी थी तो सबसे पहला लफ्ज़ वही सीखा था जो सब सीखते हैं, क्या? ये बोल रहा है बस। ठीक है, चलो आ जाओ। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड के बारे में कुछ पढ़ते हैं। वो क्या कहता है? वो कहता है डेप्रिसिएशन इज़ कैलकुलेटेड यूजिंग अ फ्रैक्शन। यानी कि फ्रैक्शन मतलब क्या होता है बताओ? पढ़ते ना बचपन में, कोई न्यूमरेटर होगा कोई डिनोमिनेटर होगा। कहता है न्यूमरेटर के अंदर मैं रखूँगा यूजफुल लाइफ एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, डिनोमिनेटर में रखूँगा सम ऑफ ईयर डिजिट। डेप्रिसिएशन बिकम हायर इन अर्ली ईयर्स एंड लोअर इन लेटर ईयर्स। और ये मेथड मुझे प्रोवाइड करता है स्टेप वाइज डिक्रीजिंग डेप्रिसिएशन का पैटर्न। अच्छा, अगर वो बोले एग्जाम में कि कौन से दो ऐसे मेथड हैं जिसमें स्टेप वाइज या जो है ना वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे या तो हर साल की डेप्रिसिएशन पिछले साल से कम होती है, कौन से दो मेथड हैं? वो तो मैं 4 बोलेगा, स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग, सम ऑफ ईयर, आउटपुट मेथड। तो कौन से दो सिलेक्ट करोगे? WDV और ये वाला मेथड। डन है। हम MCQ के लिए भी साथ साथ करेंगे। इसी बात पे ज़रा मुझे एग्जाम्पल नंबर सॉल्व करके दिखा दो 11। शाबाश, जल्दी से। हाँ हाँ चाहो तो उसको भी टेबल बना के कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। फॉर्मूला कौन सा? ऊपर लिखा हुआ ना n+1 डिवाइड बाई 2। ये सम ऑफ ईयर का है और इसके ऊपर का फॉर्मूला ये रहा, डेप्रिशिएबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग ईयर्स डिवाइड बाय सम ऑफ ईयर डिजिट्स। 62 का आंसर आ रहा है 30,000। सही आ रहा है। चलो लाख है सर। अच्छा 3 लाख है, 3 लाख 30,000 है, 30,000 है ना? तो लाख क्यों बोल रहे हो? खुद ही सही करके गलत कर रहे हो। बात से एक बात बताओ, मेरी मशीन की वैल्यू 1 लाख है तो 3 लाख का डेप्रिसिएशन कैसे आएगा? है 30 लाख की इन्वेस्टमेंट में 35 लाख का घाटा कैसे?
डन। 21, 22, 23, 24, 25। खान साहब रजिस्टर पे चाहिए मुझे चीज़ें। तुम में से हर एक अपना रजिस्टर बनाएगा प्रॉपर नीट करके। आ रहे ना ऊपर वाला फॉर्मूला आ तो रहा है। हर साल रिमेनिंग ईयर क्या होते रहेंगे? पहले साल में रिमेनिंग ईयर 5, अगले साल में रिमेनिंग ईयर 4, फिर रिमेनिंग ईयर्स 3, फिर रिमेनिंग ईयर्स 2, फिर रिमेनिंग ईयर 1। करवाऊं? हाँ जी, चलो मैं एक काम करता हूँ। चलो सबसे पहले मैं निकालूंगा, क्या बताओ, सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स। तो आपने क्या करना है, लिखना है स्टेप 1, सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स। बताओ ज़रा कैसे निकलेंगे। क्या है वो, कहते हैं सवाल में कि 1 लाख कॉस्ट है, यूज़फुल लाइफ 5 साल है, रेजिडुअल वैल्यू 10,000 है, ईयर एंड 31 दिसंबर है। 21, 22, 23, 24, 25 का ज़रा मुझे बतलाओ तो मैं जानूँ, बतलाओ तो मैं जानूँ। चलो वो कहता है जनाब n + 1 डिवाइड बाय 2 च्यू n कितना 5, ये हमने ऊपर अभी निकाला है कितना 15। अच्छा, और ये और मैं अभी लिखवा रहा हूँ, जैसे लिखना नहीं है आपने, ताकि तुम लोगों को पता हो कि कैसे निकलता है। ठीक है, पार्डन माय राइटिंग, बढ़ जाऊँ आगे। अब मुझे बताओ स्टेप नंबर 2, एनुअल डेप्रिसिएशन। अच्छा, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025। अच्छा, एनुअल डेप्रिसिएशन के आगे ना एक ही बार फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि मैं नीचे अप्लाई कर लूँ। कैसे, मुझे बताओ, डेप्रिशिएबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग ईयर्स, इसको मैं ऐसे कहता हूँ रिमेनिंग यूज़फुल लाइफ आसान करने के लिए, डिवाइड बाय सम ऑफ ईयर डिजिट्स। शॉर्टकट लिखा है मैंने, मसला नहीं है, तुम लोग भी लिख सकते हो, कौन सा पेपर में जाके लिखना है। ठीक है, चलो अगर मुझे बताओ 2021 में मैं पूछूं तो 2021 में कितना आना चाहिए है? 30,000 नहीं, मुझे ऐसे बताओ ना फॉर्मूले के साथ, डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी होगी बताओ? 1 लाख माइनस 10,000 मल्टीप्लाई बाय
5/15, यहाँ ये कॉमन रहेगा, ऐसे ही है, मल्टीप्लाई बाय 4/15, मल्टीप्लाई बाय 3/15, मल्टीप्लाई बाय 2/15, मल्टीप्लाई बाय 1/15, डन, ऐसा ही है। आ जाओ, 30, 24, 18, 12, 6, डन। चलो एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन नेटबुक वैल्यू जरूरत तो नहीं है, पक्का समझ आ गया कैसे होता है, ज़बरदस्त हो गया। आओ चलो यहाँ चलते हैं। ये देखो यहाँ भी कितना आया, यहाँ भी इतनी आया आपका, माशाल्लाह ज़बरदस्त। बस इसने क्या किया भाई, कैरिंग अमाउंट भी निकाल के दी भाई आपको, डन। चलो ओके, मोटर व्हीकल 4 लाख की है, रेज़िडुअल वैल्यू 5 साल की है, 40,000 की इसकी क्या है, सॉरी रेज़िडुअल वैल्यू 5 साल के बाद 40,000 हो जाएगी। सम ऑफ ईयर अगर यूज़ करें तो ईयर 2 के एंड में क्या वैल्यू आएगी, वो कैरिंग अमाउंट पूछने जा रहा है, बता सकते हो? सम ऑफ ईयर तो 15 ही आएगा, तो हमें पता है। अच्छा तो अगर मैं डेप्रिसिएबल अमाउंट निकालूँ कैसे निकलेगी बताओ, 4 लाख माइनस 40,000 कितनी, 360, 360 निकल जाएगी। अच्छा 360 के बाद मैं क्या करूँगा, डेप्रिसिएबल अमाउंट अगर मैं ईयर 1 की निकाल रहा हूँ तो 360 मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 5 साल रहेगी, फिर क्या हो जाएगा बोलो भाई, अपॉन 15, ऐसे ही होगा। हाँ 1,20,000। अगर मैं ईयर 2 की देखूँ, सॉरी 4/15, ईयर 2 की कितनी आएगी बताओ, $96,000। मुझे ज़रा बता सकते हो कैरिंग अमाउंट कैसे आ रही है, कैरिंग अमाउंट बता दो ज़रा मुझे, कैसे निकालोगे कैरिंग अमाउंट? कॉस्ट में से क्या माइनस करोगे, क्या माइनस करोगे, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, तो एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन किसका सम होगा, 1, 20 और 96 का, दोनों सालों की माइनस करके बताओ, 1,84,000। वाह भैया आपका नॉलेज तो कमाल का है, कैसे किया आपने ये सब? अब देखो मैंने इतनी लंबी की नहीं, हमने तो सिर्फ सीधा सीधा फॉर्मूला याद कर लिए, हमने उसको अप्लाई किया, रफ पेपर पे लिखा, जल्दी जल्दी खल्ली वल्ली कैलकुलेटर मारा, आंसर आ गया, ख़त्म बात। हमें तो यही करना है। पेन अगर आप नहीं बजाएंगी ना तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मैं आपको बहुत शुक्रगुजार रहूँगा ज़िंदगी भर। आप क्या कहते हैं उसको, वो हिंदी में क्या कहते हैं, आबेगारी, आभारी, हाँ मैं आपका आभारी रहूँगा ज़िंदगी भर, ठीक है। अच्छा जी, एक और चीज़ सिखानी है हमें, छोटी सी कुछ भी नहीं है, नो रॉकेट साइंस, जस्ट अ चेंज इन कैलकुलेशन। मुझे बताओ हम सब ने ये मेथड पढ़ा है, बोलोगे सर इस पर क्यों आ रहे हो, इतना आसान है, ऐसा ही है। चलो मुझे एक ज़रा बात बताओ, अगर मैं तुम्हें एक डेटा दूं और कहूं भाई इसकी कॉस्ट है 1 लाख, ठीक है, इसकी रेज़िडुअल वैल्यू है 10,000, इसकी यूज़फुल लाइफ है 10 साल, उठो तुम उठ जाओ। हाँ आखिरी बात मैंने तुम्हारी सुनी है, ये बोला चश्मे वाला, हाँ कौन बोला था पीछे वाले, तुम बताओ ज़रा ईमानदारी से कौन बोल रहा था? ये रेड शर्ट, उठ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरे साथ में बैठ के मुझसे पूछो क्या कहना चाहते हो। तुम मेरे करीब बैठो, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, आ जाओ, शाबाश, जल्दी आ जाओ, टाइम जाया हो रहा है क्लास का वक्त कीमती है। बहुत सारे लोगों के ना अरमान थे कि मैं तुम में से किसी को एक उठाऊं और किसी को आगे बैठाऊं, तुम्हारा भी अरमान था, क्या बात है यार। आ जाओ शाबाश, यहाँ बैठो हॉट सीट पे। नाम क्या है मेरे भाई का? हाँ क्रीस, इदरीस, हेलो क्रीस तो जो है ना वो उसको दे। इदरीस भाई हमारे साथ मौजूद है आज, मेहमान खुसूसी हॉट सीट के। अच्छा आ जाओ, आपसे मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं ईयर 1 का डेप्रिसिएशन कितना होगा तो कैसे निकालोगे? तुम बोलोगे भाई कोई मसला ही नहीं है यार, क्या हो गया उजैद भाई, कॉस्ट माइनस रेज़िडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूज़फुल लाइफ। सर आपके कपड़े और कैप हमेशा सेम होती है, तो क्या फैशन करने का हक सिर्फ लड़कियों को है, लड़कों को नहीं है? और लड़कों में भी जो अगर कोई दाढ़ी टोपी रख ले तो उसको फैशन करने का हक नहीं है क्या?
मेरा भी तो दिल करता है अच्छा दिखूं, है ना। दिल है यार, दिल नन्हा सा है, छोटा सा है, वो कहते हैं ऐसे ऐसे बनाते ना। मेरा भी छोटा सा दिल है, मेरा भी दिल करता है मैं मैचिंग करूं, मैं थोड़ा सा फैशन करूं, मैं अच्छा लगूं। मैं बस भाई आपको पसंद नहीं है मेरा अच्छा लगना। चलो, मुझे जो है ना, जो भी शौक चढ़ता था ना ज़िंदगी में, उसकी ना एक वेव आती थी, लहर, और फिर वो ख़त्म हो जाया करता था फुस करके। तो अम्मी कहती थी कि बेटा तुमने तो टोपियाँ ले ली है ना, ये 5-6, ये तुम नहीं पहन सकते, नहीं पहनोगे, है ना। नहीं भी मैं पहनूंगा। आउट ऑफ नो वेयर मैंने पैंट शर्ट क्विट की, सलवार कमीज़ पे आया, फिर मैंने मैचिंग की टोपी लगाना शुरू किया। यार ये तो बड़ा टाइट लग रहा है यार, थोड़ी सी अच्छी पर्सनैलिटी लगती है सुनो मेरी। फिर हमने वही शुरू कर दिया, करते 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 फिर और टोपी और टोपी और टोपी, अभी कोई तकरीबन 26-27 के करीब हो गई हैं। अब जब भी मैं नया सूट लेता हूँ फिर मैं देखता हूँ मैचिंग की टोपी नहीं है, अरे यार लेनी पड़ेगी, फिर मैं लेकर आता हूँ। तो ये है। चलो यार, ज़रा बताओ कितना आया। 9,000। अच्छा, ज़रा बताओ एयर टू का कैसे आएगा। कॉस्ट माइनस रेजिजुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूज़फुल लाइफ, कितना, ऐसे ही आएगा ना। अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये आंसर एक और तरीके से भी आ सकता है, ये आंसर एक और तरीके से भी आ सकता है, तो बुरा तो नहीं रहेगा। कैसे, मैं कहूँगा कैरिंग अमाउंट डिवाइड बाय रिमेनिंग यूज़फुल लाइफ। अगर मैं बोलूँ ईयर 2 का बताओ तो ऐसे निकल आएगा। चलो एक काम करते हैं, इसको ईयर 3 ईयर 4 भी कर लेते हैं ना, ताकि 2 सालों का और डेटा आ जाए। बल्कि एक काम करते हैं ना, व्हेन यू यूज़ 100% ऑफ योर ब्रेन, ये देखो, जब आप अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करते हैं ना तो ऐसा होता है। ये हमने किया कापी, ये हमने किया पेशट, ये देखो कैसा। अब तुम लोग लिखो गरीबों की तरह, मैं चेंज करूँगा सिर्फ इसके ईयर्स। कैसा, मेहंदी अच्छा है। ये ब्लैक क्यों हो गया भाई। डन। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर मैं इस फार्मूले से ईयर 2 की डेफिनेशन निकालूं, तो मुझे बताओ ईयर 1 के एंड पे कैरिंग अमाउंट कितनी होगी। ईयर 1 के एंड पे कैरिंग अमाउंट कितनी होगी। बताओ। 91,000 होगी। ठीक है, ओके, चलो। आते हैं इस पर दोबारा। ओके, अब यहाँ आ जाओ, डेप्रिसिएशन चार्ज एंड पीरियड। कहते हैं डेप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंस। कहता है डेप्रिसिएशन इज चार्ज एज एन एक्सपेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एवरी ईयर ओवर इट्स एसेट्स यूजफुल लाइफ। पढ़ लिया हमने, डन। डेप्रिसिएशन इज चार्ज इवन इफ द एसेट इज आइडल और नॉट इन यूज़। ठीक है। कहते हैं एक्सेप्शन अंडर यूजेज मेथड में तो चूंकि मेरा यूजेज कम होता है तो उस हिसाब से मैं कम ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा होता हूँ। डन। अगली बात कहता है भाई लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती। क्यों? क्योंकि लैंड की कोई डेफिनेट यूजफुल लाइफ नहीं होती, लैंड की इनफाइनाइट ज़िंदगी होती है, तो लैंड डेप्रिशिएट हम नहीं करते। अच्छा मुझे बताओ कि कोई अगर ऐसा सवाल पेपर में आ जाए कि वो बोले कि एक टोटल जो साइट है ना, मेरे पास टोटल साइट है यानी कोई टोटल जगह है, उसकी जो वैल्यू है ना वो 6 मिलियन है। ठीक है। उसकी यूज़फुल लाइफ है
10 साल, चलो 50 साल। और इस 6 मिलियन में 2 कंपोनेंट शामिल हैं। इसमें 2 मिलियन की लैंड और 4 मिलियन की बिल्डिंग है, तो क्या करोगे? क्या करोगे? लैंड तो डेप्रिशिएट होती नहीं है, अब क्या करोगे? हाँ जी, सिर्फ बिल्डिंग को करेंगे डेप्रिशिएट। कितने कितने साल पे? 50 साल पे। और लैंड को क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे। ज़बरदस्त, बेहतरीन। क्या चीज़? लैंड की प्रॉपर्टी, लैंड की फर्टिलाइजेशन अगर ख़त्म हुई तो फिर ठीक है, नहीं लगता, नहीं लगता, ठीक है। चलो, कमिंसमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन हमने ये भी पढ़ लिया था कि डेप्रिसिएशन कब से स्टार्ट होती है। डेप्रिसिएशन स्टार्ट होती है फ्रॉम द डेट द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज़। दिस डेट मे बी अर्लियर देन द एसेट इज एक्चुअली यूज। ये हम पढ़ चुके हैं, उस दिन याद आ रहा है कि डेप्रिसिएशन अवेलेबल फॉर यूज़ जिस दिन से हो गया उस दिन से मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू कर दूंगा। भले अवेलेबल फॉर यूज़ पहले हो गया था तो वहाँ से चार्ज कर दूंगा, भले एक्चुअल यूज़ मैंने बाद में किया हो। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर है? पक्की पक्की बात है। चलो ज़रा मुझे ये एग्जाम्पल नंबर 13 का आंसर तो बताओ, क्या है भाई? अ कंपनी सनराइज लिमिटेड परचेज है मशीन कॉस्टिंग ₹2 लाख। मशीन वॉज अवेलेबल फॉर यूज़ ऑन 1 जनवरी 2022। एंटिटी ने स्टार्ट की है प्रोडक्शन फर्स्ट यूज़ 1 मार्च 2022 को। पेमेंट की है 1 अप्रैल 2022 को। ज़रा बताओ कि कमिंसमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन कब से होगी? हाँ जी, कब से? 1 मार्च बोल रहा है वो तो, ये में दूसरे में बोल रहा है 1 जनवरी में, तीसरे में बोला 1 अप्रैल से। बोलता है अवेलेबल फॉर यूज़ हो गई थी 1 जनवरी को, लेकिन यूज़ की 1 मार्च को। कब से होगी? 1 मार्च से ना? नहीं, फिर कब से होगी? अवेलेबल फॉर यूज़ से। डन। चलो पक्का? तो जितना यूज़ होती उतनी चार्ज होती, अवेलेबल फॉर यूज़ का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता फिर तो। और जितना यूज़ कर लिया साल के आखिर में उतना डेप्रिसिएशन बुक कर लिया। डन। चलो अब आ जाओ अपनी वापसी एग्जाम्पल पे, जहाँ हम आपको लेके गए थे थोड़ी ही देर पहले। कहाँ गया यार? ये रहा। हाँ, एक काम करो कि इस एग्जाम्पल में हम एक काम करते हैं, रेज़िडुअल वैल्यू कर देते हैं 0, ठीक है। अब ज़रा मुझे दोबारा निकाल के बताओ, वरना वो आप लोग ना गिच पिच कर देते, गिच पिच। बताओ ज़रा, हो गया? क्लियर है? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस 1 साल के आखिर में कैरिंग अमाउंट लिखूं तो कितनी आएगी? ज़रा बताओगे? हाँ जी, 90, यहाँ पे 80, यहाँ पे 70, यहाँ पे 60। अच्छा, अगर मैं ईयर 2 पे खड़ा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि 1 साल की ज़िंदगी गुजर चुकी है और कितने साल की बाकी है? बोलो बच्चों, 8 साल की बाकी है। कितने साल की बाकी है? 8 साल की। तो मैं क्या डेप्रिसिएशन ऐसे निकाल सकता हूँ कि कैरिंग अमाउंट को मैं डिवाइड कर दूँ रिमेनिंग यूज़फुल लाइफ से? बताओ, निकल सकता है ऐसे? अगर मैं ईयर 2 पे आना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो क्या मैं निकाल सकता हूँ कैरिंग अमाउंट डिवाइड बाई रिमेनिंग यूज़फुल लाइफ से? बताओ, निकाल सकता हूँ। कैसे निकालता हूँ बताओ मुझे ज़रा बताओ कि कैरिंग अमाउंट कितनी है? 90,000। कैरिंग अमाउंट कितनी पहले साल के एंड में? 90,000 डिवाइड बाई रिमेनिंग यूज़फुल लाइफ कितनी है? हाँ, कितने साल है? बोलो भाई। 9 साल। डिवाइड करो कितना आएगा? 10,000 आएगा। अच्छा, अब मैं दूसरे साल के आखिर पे खड़ा हूँ, 2 साल मशीन इस्तेमाल हो गई है, 2 साल मशीन इस्तेमाल हो गई है, तीसरे साल का निकालने जा रहा हूँ। ज़रा मुझे बताओ कैरिंग अमाउंट कितना है? हाँ जी, 80। रिमेनिंग यूज़फुल लाइफ कितनी है? 8 साल। तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 10,000।
तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। चलो एक और साल का बता दो, बताओ बताओ। हाँ जी, कैरिंग अमाउंट कितनी बची? 70,000। 3 साल इस्तेमाल कर चुका हूँ, कितने साल बचे पीछे? 7 साल। तो डेफिनेट कितना आएगा? 10,000। बात समझ आ रही है? तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। अच्छा, लास्ट एग्जांपल मैंने लिख के क्यों मिटा दी? अब सोचोगे यार सारे पैसे ने लिखी फिर मिटा दी, क्योंकि उसके अंदर मैंने रिजल्ट वैल्यू डाल दी थी। अब फिर मुझे रिजल्ट वैल्यू का इम्पैक्ट हटवाना पड़ता और फिर डिवाइड करवाना पड़ता, तो तुम लोगों के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग क्रिएट हो सकती थी। अच्छा, ये मेथड आप देखें, इस्तेमाल नहीं करना, टेंशन नहीं लो, इस्तेमाल नहीं करना। कहीं कहीं आई कैप ने सोल्यूशन में ना ये वाला काम किया हुआ है ऐसा। उसने क्या कर दिया, कैरिंग अमाउंट को डिवाइड बाय 9, 8, 7, 6 कर दिया। तो फिर वो बच्चे देख के परेशान हो जाते हैं कि सर ये क्यों किया हुआ है कैप ने, ये क्यों हो गया भाई। बात समझ आ रही है? तो इसलिए मैंने ये आपको समझा दिया है। डन। चलो आ जाओ वापसी। एग्जाम्पल नंबर 14। बी कह रहे हैं बच्चे तो। बताओ। अ कंपनी रिवर बैंक बाउट एन इक्विपमेंट 3,50,000 का अवेलेबल फॉर यूज़ हुआ 15 जनवरी 2023 को। इंस्टॉल भी कर दिया और तैयार शैयार भी हो गया भाई माशाल्लाह। एक्चुअल प्रोडक्शन स्टार्ट हुई 1 अगस्त को, एडवांस पेमेंट की 1 मई को। बताओ कब से मैंने इसको डिफरेंस चार्ज करना है? वैन द एसेट इज़ अवेलेबल फॉर यूज़। शाबाश। चलो चलो अब एक और कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। वो कह रहा है देखो डेप्रिसिएशन स्टार्ट कब होता है, ये तो हमने अब पढ़ लिया, बखूबी सीख लिया ना। कब स्टार्ट होता है बताओ? जब एसेट इज़ अवेलेबल फॉर यूज़। कह रहे कोई ज़िंदगी भी तो होती होगी ना, डेप्रिसिएशन क्या ज़िंदगी भर बुक करता रहूँगा, अपनी किताबों में रखता रहूँगा? तो डेप्रिसिएशन जब खत्म कर दूंगा, जब पूरी की पूरी डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुका हूँगा। ऐसा ही है, डेप्रिसिएशन स्टॉप हो जाएगी व्हेन द एसेट इज डी रजिस्टर्ड, डिस्पोज्ड ऑफ और नो लॉन्गर रिकॉग्नाइज इन द बुक्स। इसका मतलब क्या है कि एसेट मेरी किताबों में 5 साल के लिए आ रहा था, 5 साल तक मैंने इसको अपने आँखों की जीनत, किताबों की जीनत बना के रखा, 5 साल तक इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया और 5वें साल के आखिर में मैंने इसको बोला निकल जाओ मेरी किताब से बाहर। अपनी बुक से मैंने इसको क्या कर दिया भाई, निकाल दिया। और अपनी बुक से निकालने के बाद मैंने क्या कर दिया बच्चों बताओ? एसेट को डी रिकॉग्नाइज कर दिया। इसे हम कहते हैं डी रिकॉग्निशन। एसेट को डी रिकॉग्नाइज कर दिया और डेप्रिसिएशन चार्ज करना बंद कर दिया। एंड दे लिव हैप्पीली देयर आफ्टर। बात समझ आ रही है? चलो आ जाओ। चलो ये एग्जाम्पल अभी हम थोड़ी देर पहले करके आए हैं। ज़रा एग्जाम्पल नंबर 15 को देखते हो? थोड़ी देर पहले करके आए, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी आज की ही बात है। पढ़ो ज़रा इसको। अब चैप्टर ना हमारे अख्ताम की तरफ जा रहा है, मज़े की बात है। सारा सब कुछ पढ़ लिया हमने 4 दिन में। आसान है ना? आसान है इंशाल्लाह। अभी एमसीक्यूज़ करोगे तो लग पा जाएगा ना, आसान था नहीं था। तुम लोगों ने कल करने नहीं दिया मुझे एमसीक्यूज़ यार, बहुत मूड सा आया था, मैं दिल तोड़ दिया। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू। या तुम्हें पता मैं लॉ में ना गलती से आ गया था। दिल मेरा था अकाउंटिंग पढ़ाने का, लेकिन अकाउंटिंग में एग्जिस्टिंग लोग पढ़ा रहे थे, फैकल्टी थी, सब कुछ था, और मैं सर का टीए था उस वक्त। माशाल्लाह बहुत मुबारक हो आपको। क्या आंसर आया? 60,000। कैसे आया? क्योंकि आपने वो लैंड की वैल्यू माइनस कर दी थी जो हमने ऊपर पढ़ के आए, ठीक है। तो यहाँ पे लॉ की फैकल्टी जो हमारी थी, हमारे भाई पढ़ाते थे मुजम्मिल भाई, उनकी कतर जॉब हो गई, वो चले गए कतर। तो पीछे लॉ की सब्जेक्ट में वैकेंसी आ गई। सर ने कहा पढ़ाना है? मैं सर पढ़ाना है। पढ़ाने का तो शौक था ना, कुछ भी पढ़ा लेंगे। तो पहला बैच लॉ का पढ़ाया और इंटरेस्ट कुछ खास नहीं था कि लॉ में इंटरेस्ट होगा और सब कुछ होगा, बस पढ़ा लिया। पहले बैच में मेरिट आ गया। मेरिट समझते हो, पाकिस्तान में टॉप। तो जिसको पढ़ाया था स्टूडेंट को, लाहौर वाहौर का था, कोई मुल्तान का, आई डोंट नो, उसका मेरिट आ गया भाई पहले बैच में। फिर मुझे लगा यार मैं तो लॉ भी अच्छा पढ़ा सकता हूँ, क्या बात है यार, तो नया एरिया मिल गया। फिर लॉ पढ़ाया, कंपनी लॉ। फिर बिजनेस लॉ की वैकेंसी आ गई। मैंने कहा वाह यार, ये भी ला दो, इधर ले आओ, शाबाश। तो हमने बिजनेस लॉ पढ़ाना शुरू कर दिया। अब बिजनेस लॉ कंपनी में मर्ज हो गया, तो पूरा सब्जेक्ट मेरे पास है। फिर अकाउंटिंग हम अपने प्यारे भाई होता है सब एक साथ शेयरिंग पे चला रहे होते हैं। कभी कुछ टॉपिक वो पढ़ते हैं, कभी कुछ टॉपिक मैं ले लेता हूँ, तो हम मिल बांट के चला रहे होते हैं। हालांकि डेप्रिसिएशन मेरा फर्स्ट टाइम है, लेकिन डेप्रिसिएशन फर्स्ट टाइम थोड़ी है, अकाउंटिंग का डेप्रिसिएशन पीआरसी वाला फर्स्ट टाइम है, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो वही है सारे। चलो आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 16 कहता है
एक एंटिटी ने कंस्ट्रक्ट की है बिल्डिंग अपने खुद के इस्तेमाल के लिए, ज़बरदस्त। तो मैं क्या करूँ, बिल्डिंग कंप्लीट की थी यकम जुलाई 2008 को और इसमें बसेरा किया यकम सितंबर 2008 को। मैं बिल्डिंग को यूज़ करना चाहता हूँ लॉन्ग टाइम के लिए। देन ड्यू टू एक्सपेंशन इन इट्स बिजनेस इट डिसाइडेड ऑन 1 जुलाई 15 टू शिफ्ट टू द न्यू रेंटेड प्रीमिसेस। उसने बोला मैं ये दुनिया, ये मंजिल मेरे काम की नहीं, मैं चला जाता हूँ घूमने के लिए कहीं और। द एंटिटी शिफ्टेड टू न्यू प्रीमिसेस ऑन यकम अगस्त 2015 एंड डिस्पोज ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग ऑन 31 दिसंबर 2015। तो कहना क्या चाहते हो, वो कह रहा है आइडेंटिफाई करो कि जब मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू करूँगा और डेप्रिसिएशन ख़त्म करूँगा, मुझे ज़रा बताओ कि एसेट अवेलेबल फॉर यूज़ कब हुआ। द बिल्डिंग वॉज कम्प्लीटेड ऑन 1 जुलाई 2008, तो एसेट अवेलेबल फॉर यूज़ हो गया ना, तो कमिटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन हो गई। अच्छा मुझे बताओ सीजेशन ऑफ डेप्रिसिएशन कब होगी, यानी कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना कब बंद करूँगा, कब बंद करूँगा बताओ। जब मैंने बिल्डिंग छोड़ दी है ना, जब मैंने बिल्डिंग छोड़ दी, मतलब यार मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ, मैं बाहर निकल रहा हूँ, एयर एंड पे काम करता हूँ। जैसे 31 दिसंबर के रात के 12 बजने वाले होंगे ना, घर से जाके बाहर खड़ा हो जाऊँगा घर के गेट से, चल भाई घर डेप्रिशिएट नहीं करूँगा मैं। क्यों, मैं तो हूँ ही नहीं घर के अंदर भाई, मैं तो रहता ही नहीं हूँ, ये किसी और का घर है, ऐसा करूँगा क्या, नहीं कर सकता ना ऐसा मैं। तो भाई जब तक आप उसको डिस्पोज ना कर दो, जब तक आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। मुझे बताओ इस सवाल में डिस्पोज मैंने कब किया, 31 दिसंबर को। ज़बरदस्त, क्या बात है, चीते बच्चे हो गए यार, चंगा मंगा हो गया, शाबाश। ओके चलो, क्या हो गया भाई, तुम्हें क्या लगता है यार, क्या समझते हो मुझे। अपने पास हेडिंग डालो, चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड। भाई जब मैं अंकल से मशीन लेकर आया ना, तो अंकल ने कहा बेटा ये तो हर साल इक्वल बेनिफिट देगा आपको, मशीन की एफिशिएंसी ऐसी है नंबर 1, पहले साल भी ज़िंदगी में जितने यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा ना, अपने मरते दम तक आखिरी सांस तक उतने ही प्रोड्यूस करेगा एक साल के अंदर। तो मैंने कहा यार अंकल की बात में दम लग रहा है, इसको एक काम करता हूँ, स्ट्रेट लाइन मेथड पर डेप्रिशिएट करता हूँ। मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड पर डेप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। 2 साल गुजरे, मैंने बोला आए, पहले साल 20,000 यूनिट बनाए, अगले साल 16,500, बस तो बहुत माठी मशीन है, चलो एक साल और देखता हूँ। एक साल और गुजरा, 14,000 यूनिट्स। मैंने बोला भाई साहब ये तो गड़बड़ लग रही है, यानी कि जो मेरा डेप्रिसिएशन मेथड था वो तो मुझे गलत लग रहा है, अब क्या करूँ। ओ माय गॉड, बिग लॉस, अब क्या करूँ। अब पिछले 3 सालों के जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज करूँ तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। क्यों, एक डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन की वजह से क्या क्या चेंज होगा, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नेट बुक वैल्यू, और वो भी एक एसेट नहीं, व्हीकल तो हज़ारों हो सकती हैं कंपनी के पास, प्लांट मशीनरी और पता नहीं क्या कुछ नहीं हो सकता भाई। बात समझ आ रही है। अगर चलो एक क्लास के ऊपर भी अगर मैंने एक क्लास समझ रहे हो, एक वाली क्लास नहीं, एक क्लास ऑफ एसेट, व्हीकल हो गई, मशीनरी हो गई, सब कुछ हो गया, फर्नीचर वगैरह हो गई, फिटिंग्स हो गई, तो अगर मैंने एक किसी स्पेसिफिक क्लास पे भी गलत अप्लाई कर दिया था तो वो तो भाई पूरा तूफान बदतमीजी बच जाएगा, मेरे फाइनेंशियल हिल जाएंगे, मेरा प्रॉफिट चेंज हो जाएगा, प्रॉफिट भी चेंज हो जाएगा। जो मेरे पिछले साल के शेयर होल्डर से, जो स्टेक होल्डर से, जिन्होंने फाइनेंशियल देखे थे, क्या टाइड आपकी यार, प्रॉफिट कमा रही कंपनी, पता चला प्रॉफिट कम हो गया, और बात समझ आ रही, कम भी होता बढ़ भी सकता उस वजह से। यार एसेट्स की वैल्यू ऊपर नीचे हो गई यार, मैंने तो बैंक से लोन लिया था, देखो मेरे पास इतने एसेट्स हैं, पता चला डेप्रिसिएशन आगे पीछे हो गया, एसेट की वैल्यू आगे पीछे हो गई। समझ आ रही है मेरी बात। तो पिछले 3 सालों के फाइनेंशियल हिल जाएंगे। किस किस को बताता फिरूंगा, कैसे कैसे बताता फिरूंगा कि भाई डेप्रिसिएशन गलत चार्ज हो गई थी, मैंने चेंज कर दी, पिछले 3 सालों का एफएस देख लो, 21 वाले शेयर होल्डर्स, 22 वाले शेयर होल्डर, 30 वाले शेयर होल्डर, तो आवाज़ ही लगाता रह जाऊँगा 3 डब्बे वाले, और मुझे में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। बात समझ आ रही है। तो भाई बात असल में ये है कि स्टैंडर्ड ने बोला रुको ज़रा, सब्र करो, धक्का मुक्की नहीं करने का। उसने बोला मैं आपको रास्ता बताता हूँ। मैंने बोला क्या, कह रहे देखो डेप्रिसिएशन मेथड का चेंज होना ना, ये आपका चेंज इन एस्टिमेट है। देखो 2 तरह के चेंजेस होते हैं, FAR 2 में इंशाल्लाह पढ़ोगे।
ज़बानी बता रहा हूँ, लिख नहीं रहा, वरना बच्चे बोलेंगे सर क्या पढ़ा दिया। दो तरह के चेंज होते हैं, एक होता है एस्टीमेट का चेंज, एक होता है पॉलिसी का चेंज। ठीक है, एस्टीमेट का चेंज मतलब मेरे अंदाजे का चेंज, उसके ऊपर मैं सिर्फ बात करूँगा, दूसरी चीज़ के ऊपर बात नहीं करूँगा। ये IAS 8 डील करता है, IAS 8 आप एक और सा पार्ट नहीं, अलहमदुलिल्लाह। तो जब आपका एस्टीमेट चेंज होता है ना, वो हमेशा प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होता है। प्रोस्पेक्टिवली मतलब आगे सालों में, आइंदा सालों में अप्लाई होता है। और जो पॉलिसी का चेंज होता है वो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होता है, पीछे से जाके अप्लाई होता है। ठीक है, तो जो एस्टीमेट का चेंज है, मेरा ख्याल आज कुछ और है, कल कुछ और होगा। आज ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, होता है कल को जहर लग रहा हूँ। बात समझ आती है? तो इंसान के मूड तो बदलते रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं। ठीक है, तो भाईजान बात असल में ये है कि डेप्रिसिएशन का जो एस्टीमेट है ये चेंज हो सकता है, ये चेंज हो सकता है, मेथड चेंज हो सकता है। स्टैंडर्ड क्या कहता है? स्टैंडर्ड जब कहूँ ना तो IAS 16 समझ जाना। स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट कि जो आप नया मेथड फॉलो करने जा रहे हो वो बेहतर प्रेजेंटेशन देता हो। मैंने फ़ौरन अपनी एग्जांपल को रिव्यू किया, हाँ यार बेहतर प्रेजेंटेशन दे रहा है, सही है, तो मेरा चेंज जायज़ है, मेरा चेंज अलाउड है, ये चेंज करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन पीछे से जाके करूँगा, रेट्रोस्पेक्टिवली करूँगा, नहीं नहीं नहीं, बल्कि प्रोस्पेक्टिवली करूँगा। आओ एग्जाम्पल देख लें, ज़बरदस्त। कॉस्ट 1 लाख नहीं रखूँगा यार, बोर हो गया यार मैं, 4,50,000। ठीक है, यूज़फुल लाइफ, यूज़फुल लाइफ, यूज़फुल लाइफ 50,000। चलो रेजल वैल्यू कितनी? 50,000। चलो उसने बोला 50,000 यार, चलो उसके लिए रख लेते हैं। चलो बताओ यूज़फुल लाइफ में, तुम बता दो फिर। 10 साल। अच्छा चलो ईयर 1 की डेप्रिसिएशन बताओ कितनी आएगी? 4,50,000 माइनस 50,000 डिवाइड बाय 10 कितना? 40,000। चलो ईयर 2 पे आ गए, दोबारा ये काम करा हमने बोला 4,50,000 माइनस 50,000 डिवाइड बाय 10 कितना आया? हाँ जी, कांस्टेंट आया। अब हुआ क्या? अब तक तो तुम्हारा गोल्डन टाइम चल रहा था, बुरा तो इससे आगे है। एट द एंड ऑफ ईयर 2 मैनेजमेंट revised its estimate and assessed that depreciation to be charged at the rate of 20%। हाँ ये शॉर्टकट है। मुझे बताओ ईयर 3 का डेप्रिसिएशन कितना होगा? मेहमान आ गए तो उनको रिसीव करना था। मुस्कुराहट किसी वजह से थी, वो मैं ऑन कैमरा बता नहीं सकता। ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, बस चलो बताओ ज़रा, तीसरे साल का डेप्रिसिएशन क्या निकाला? 74,000। कैसे? 74,000। 74 कैसे आया? मुझे बताओ ईयर 3 के लिए अगर मैं जाऊंगा तो मुझे नेट बुक वैल्यू पे कोई ना कोई रेट लगाना पड़ेगा ना भाई। वो कैसे आएगा? नेट बुक वैल्यू कितनी होगी बताओ? मेरे पास कॉस्ट थी 4.5 लाख। ठीक है, 4.5 लाख में से मेरे ख्याल 80,000 माइनस करना था। ऐसे ही कितना आया? 3,70,000। तो 3,70,000 पे फिर मुझे रेट लगाना पड़ा होगा ना कोई 20% का। तो कितना बना? हाँ जी 74,000। पक्का? चलो ईयर 4 का भी लगाए दो यार, हाथ के हाथ। शॉर्टकट मारूं? 74,000 का 80%। ऐसा? पक्का? पक्का ऐसे ही आएगा या ये नहीं आएगा?
या मुझे अगर चलो अगर मैं यूँ करूँ कि कॉस्ट में से एक्यूमुलेट डेप्रिसिएट माइनस करूँ और नेट बुक वैल्यू निकालूँ, उस पर राइट लगाऊँ। हाँ जी, चेक तो करो, सेम आ रहा नहीं आ रहा। देखो 1,00,000 रुपये कॉस्ट आ गया, कितनी थी कॉस्ट, सॉरी 4.5 लाख रुपये कॉस्ट थी ना, 4.5 लाख रुपये की कॉस्ट थी, माइनस करो एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन, कितना आ रहा था बताओ, 80,000 पुराना वाला और 74,000 नया वाला, ऐसा ही था। नेट बुक वैल्यू कितनी हो गई बताओ। हाँ जी, 2,96,000। ज़रा इस पर 20% लगाओ। वाओ ब्यूटीफुल, भैया आप तो कमाल करते हो यार, आपका नॉलेज तो कमाल का है, ज़बरदस्त। बात समझ आ रही है। चलो दोनों तरफ से हमने कर लिया, आ जाओ। देखो पहले हम प्रैक्टिकल करते हैं, फिर हम थ्योरी पढ़ते हैं। चीज़ मैं सरमा से सीखी है, बहुत सारी चीज़ें सीखी ज़िंदगी में, तो उनमें से एक चीज़ ये भी है। अब आपने प्रैक्टिकली कर लिया ना एक काम, अब आप जब ये पढ़ोगे ना, आप बोलोगे यार कोई नई बात थोड़ी है, तो पता ही है मुझे, कॉमन सेंस है, यहाँ क्यों लिखी हुई है, इतना ईजी हो जाओगे आप इंशाल्लाह। आओ पढ़ो। चेंज इन डेप्रिसिएशन का मेथड कहता है, आ चेंज फ्रॉम वन डेप्रिसिएशन मेथड टू अनदर इज अलाउड ओनली व्हेन न्यू मेथड प्रोवाइड्स अ फेयरर and more accurate presentation of the financial results and financial position. When the method is changed, the carrying amount of the asset should be written off over its useful life remaining वाली starting from the period in which the change is made. देखो चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड में भी एग्जाम्पल ही काम आ सकती थी वो मेरी, और चेंज इन रिमेनिंग ईयर्स में भी मेरे काम आ सकती है। वो कैसे मैंने तुम्हें बता दूंगा आगे जाके, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल कहता है एक कंपनी है 2020 में मशीन ख़रीदी है 1 मिलियन की, स्ट्रेट लाइन मेथड पे काम कर रही थी और सेम लेवल ऑफ आउटपुट आएगा, इसको ऐसा लगता था। ये इसकी नादानी थी, नादान क्या जाने कि असलियत क्या है। फिर हुआ कुछ यूँ कि मशीन ने शुरू में अच्छा परफॉर्म किया, हायर आउटपुट दिया, और वक्त के साथ साथ आगे बढ़ते बढ़ते अपनी औकात दिखा दी। क्यों? ड्यू टू वेयर एंड टेयर। जो हमारी मशीन की हालत खस्ता होती है ना आहिस्ता आहिस्ता, इसे हम कहते हैं वेयर एंड टेयर की वजह से। चलो अब चेंज ने फेयर प्रेजेंटेशन क्यों दी? क्योंकि शुरू में इक्वल था, उसके बाद क्या हुआ, दर हकीकत मशीन ने ज़्यादा प्रोवाइड किया मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट शुरू के सालों में और हल्का बाद के सालों में। तो फिर हुआ कुछ यूँ कि मुझे जाना पड़ गया किस पे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे, जिसमें शुरू के सालों में ज़्यादा डेप्रिसिएशन और बाद के सालों में कम डेप्रिसिएशन। क्या मेरी बात समझ आती है मेरे बच्चों? चलो ये एग्जांपल देख लो, अब तुम इसको बस देख लो, कोई मसला नहीं है। डन, पक्की बात है। अच्छा, अब थियोरेटिकल बातें आ रही हैं हमारी ना, सारी काम की बातें ख़त्म हो गई हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अब मैं बेकार बातें करने जा रहा हूँ, मतलब मोटा मोटा सब कुछ हो गया है। कहते हैं ना कि हाथी रह गया और दुम रह गई, तो हाथी रह गया और दुम रह गई, अभी दुम भी निकल जाएगी इंशाअल्लाह। चलो हाँ जी, मैं सोच रहा था कि तुम्हें पीछे बैठा दूँ, लेकिन तुम फिर बोले अब यहीं बैठो। चलो, रिव्यू ऑफ यूज़फुल लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू। वो कह रहा है भाई आपने हर साल के आखिर में ना एक मर्तबा अच्छे बच्चों की तरह, इंसानों की तरह रिव्यू करना है। किस चीज़ का? अपनी यूज़फुल लाइफ और रेजिडुअल वैल्यू का, कि यार जो मैंने डे 1 पे एस्टिमेट किया था वो चेंज तो नहीं हुआ। अगर हो गया तो फिर चेंज इन एस्टिमेट अप्लाई कर दो, कोई मसला नहीं है, लेकिन हर साल के एंड पे रिव्यू जरूर करना। अच्छा, एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड, हर रिपोर्टिंग पीरियड के एंड में, these estimate should be revised if they are significantly different from earlier expectation। अच्छा, अगर इमटेरियल फ़र्क हो, भाई पहले मुझे लगता था कि एसेट बिकेगा 10,000 का, अब मेरा एसेट बिकेगा 9,950 रुपये का, तो बहुत बड़ा फ़र्क आ गया। 50 रुपये का फ़र्क आया यार, 50 रुपये के फ़र्क से डिप्रेशन में कितना फ़र्क पड़ जाएगा? कुछ भी नहीं, इमटेरियल। अब इस इमटेरियल चीज़ के लिए जो है ना वो मैं अपना एस्टिमेट रिवाइज करूँ, नहीं बोलूँगा, ठीक है यार, लगभग अंदाज़ा ही होता है ना, एस्टिमेशन ही होती है ना। डन। चलो, वो कहता है इफेक्ट ऑफ रिवीजन, द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट एट द डेट ऑफ रिवीजन माइनस एनी रेजिडुअल वैल्यू रिवाइज्ड शुड बी डेप्रिशिएटेड ओवर द रिवाइज रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। दोबारा पढ़ो। कह रहा है जो आपके एसेट की कैरिंग अमाउंट होगी ना एट द डेट ऑफ रिवीजन, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा नई वाली रेजिडुअल वैल्यू, और उसको मैं डेप्रिशिएट करूंगा रिवाइज रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे। आओ एक काम करते हैं, हम
चेंज इन एस्टीमेट भी देख लेते हैं, यहीं पे करते हैं चेंज इन एस्टीमेट। अभी अच्छी वाली प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह। चेंज इन एस्टीमेट, इसके मैं आपको करवाता हूँ 3 केसेस करवाता हूँ, चंगा हो जाएगा। आओ केस नंबर 1 की हेडिंग अपने पास डाल दो, चेंज इन यूजफुल लाइफ। ओके देखो तुम्हारे पास कॉस्ट आ रही है 2,50,000, तुम्हारे पास रेजिल वैल्यू आ रही है 50,000 की, तुम्हारी यूज़फुल लाइफ आ रही है लेट से 10 साल की। डन। अच्छा मुझे बताओ ईयर 1 का डेप्रिसिएशन कितना निकला होगा? जी कैसे? 2.5 लाख माइनस 50,000 डिवाइड बाय 10 कितना? 20,000। चलो मुझे बताओ ये अगले साल का भी इतना ही आया होगा? हाँ जी अगले साल का भी इतना ही आया होगा। चलो इस काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। डन। अच्छा अब हुआ ये तो मरीज़ ऐड बन गया। एट दी एंड ऑफ ईयर 2 मैनेजमेंट रिवाइज्ड इट्स एस्टिमेट एंड assessed remaining useful life of 5 years only। ये क्या हो गया? मुझे तो लग रहा था मेरी मशीन 10 साल चलेगी, लेकिन 2 साल डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद मैनेजमेंट ने अपना एस्टिमेट रिवाइज कर दिया और उसको अब गोया ऐसा लगता है कि जैसे इसकी आज के दिन पे खड़े होकर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 साल, सिर्फ 5 साल। टोटल यूजफुल लाइफ की बात नहीं कर रहा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टोटल यूजफुल लाइफ और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। आज खड़े होकर इसकी ज़िंदगी 5 साल की बाकी है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ईयर 2 के एंड पे खड़े होकर मेरा ओरिजिनल एस्टिमेशन क्या थी कि ज़िंदगी कितनी बाकी है? 8 साल। ऐसे ही है ना? 2 साल चला के मुझे लगता था कि यार 8 साल बाकी है, ऐसा ही है ना? ईयर 2 के एंड पे खड़े होकर अब मुझे लग रहा है कि रिमेनिंग यूजफुल लाइफ मेरी कितनी है? सिर्फ 5 साल। तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे ईयर 3 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चाहिए तो मैं क्या करूँगा? मैं बोलूँगा चलो भाई कैरिंग अमाउंट उसके बाद क्या करूँगा बताओ? हाँ कैरिंग अमाउंट को डिवाइड कर दूँगा किससे? रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से, डिवाइड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। ओके मुझे बताओ कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही है मेरे पास? हाँ जी 2,10,000। कैसे आ रही है? क्योंकि 2,50,000 मेरे पास क्या थी? कॉस्ट थी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस किया, कितना आ गया बोलो भाई? 2,10,000। 40 का माइनस किया ना, 250 माइनस 40, 210 आ गया। 210 डिवाइड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 साल। तो ज़रा मुझे बताओ ईयर 3 का डेप्रिसिएशन अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा? 2,10,000 डिवाइड बाय 5 कितना? 42,000। चलो ईयर 4 का बताओ कितना आएगा?
कैरिंग अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 10 में से माइनस कर दो 42, ऐसा ही होगा ना। हाँ जी 2, क्या बोल रहे हो, हाँ जी 1,68,000 आ जाएगा, डिवाइड बाय 4, बताओ कितना आ गया वापसी स्ट्रेट लाइन पे। डन, पक्की बात, क्लियर हो गया, ज़बरदस्त। ये हो गया हमारा केस नंबर 1 चेंज इन एस्टीमेट का, जिसके अंदर हमने सिर्फ अभी तक यूज़फुल लाइफ का चेंज देखा है। डन। अच्छा अब आ जाओ, अपने पास हेडिंग डाल लो, केस नंबर 2 चेंज इन रेजिडुअल वैल्यू। अब ज़रा मुझे बताओ कि अगर मैं ईयर 3 का डेप्रिसिएशन निकालूंगा तो वो कितना आएगा। मुझे बताओ ईयर 3 के आखिर में मेरे पास कैरिंग अमाउंट कितना था, बताओ। नया डेप्रिसिएशन अगर मुझे निकालना है, रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन अगर मुझे निकालना है, रिवाइज भी नहीं, पहली बार ही निकालने जा रहा हूँ, चलो। डेप्रिसिएशन अगर मुझे कंप्यूट करना है तो मैं कितना करूँगा, कैसे करूँगा। मैं उठाऊँगा कैरिंग अमाउंट, मैं उठाऊँगा क्या, कैरिंग अमाउंट, डिवाइड कर दूँगा किससे, कैरिंग अमाउंट को डिवाइड कर दूँगा रिमेनिंग यूज़फुल लाइफ से। तो ये तो फिर पुराना वाला फॉर्मूला हो गया, कुछ चेंज नहीं करूँगा, कुछ चेंज नहीं हुआ सवाल में मेरे, कुछ तब्दील हुआ है, क्या तब्दील हुआ है। पहले मुझे लगता था रेजिडुअल वैल्यू कितनी होगी 50, अब कितनी है, अब कितनी है 25, तो इस फॉर्मूले को मैं चेंज कर दूँगा, कोई मसला नहीं है। कैरिंग अमाउंट उठाऊँगा, इसमें से माइनस कर दूँगा रेजिडुअल वैल्यू नई वाली, रेजिडुअल वैल्यू नई वाली। मुझे तो कैरिंग अमाउंट कितना आ रहा है, 2,10,000 आ रहा था ना, कोई बात नहीं, 2,10,000 माइनस नई वाली रेजिडुअल वैल्यू कितनी है बताओ, 25,000 आ रही है, डिवाइड बाय रिमेनिंग यूज़फुल लाइफ कितनी है बताओ, कितना रिमेनिंग यूज़फुल लाइफ, 8, कितना आया, $23,125। डन। चलो अपने पास हेडिंग डाल लो केस नंबर 3, अपने पास हेडिंग डाल लो केस नंबर 3 चेंज इन रेजिडुअल वैल्यू एंड यूज़फुल लाइफ। ये मैंने इतना डिटेल में करा दिया ना, इतना तो आई कैप के अच्छे भी अपनी किताब में नहीं लिख पा रहे अभी, मतलब लिख सकते हैं लेकिन लिखा हुआ नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा कि लिख नहीं सकते। आई कैप इस नंबर 1 चेंज इन रेजिडुअल वैल्यू एंड यूज़फुल लाइफ। चलो दूसरे साल के आखिर में आके मैनेजमेंट डी एस्टिमेट कर लिया है और असेस कर रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 25,000 एंड रिमेनिंग यूज़फुल लाइफ ऑफ 5 साल। आ जाओ डबल इम्पैक्ट। अब तो बता ही दोगे क्या हो जाएगा, अब तो ज़रूरत ही नहीं है। ईयर 3 के अंदर सर हम आएंगे, आप सर ज़्यादा लंबी नहीं क्या करें, हम बोलेंगे सर 2,10,000 की कैरिंग अमाउंट है, हम सबसे पहले नई वाली रेजिडुअल वैल्यू माइनस करेंगे 25,000 की, और सर अब हमें पता है कि क्या करना है, आप होशियारी नहीं करें ज़्यादा, 5 साल पे डिवाइड करेंगे। बात समझ आ रही है, 5 साल पे डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि यूज़फुल लाइफ का एस्टीमेट भी चेंज हो गया है। अगर ये 5 साल वाली बात ना लिखी होती तो फिर वही वाला ऊपर 8 साल वाला होता,
ज़रा बताओ कितना आ रहा है? हाँ जी 37,000 के तो बोल दो 37K। अच्छा पता ही नहीं चलता यार, सही से बोला करो। चलो जी चंगा मंगा हो गया पक्का। ये चेंज इन एस्टिमेट के मैंने आपको तीनों केसेस करवा दिए, तीनों केसेस करा दिए। किताब में एक लाइन लिखी हुई, हमने 3 केस कर ली क्लास में, ठीक है। अब आके किसी भी तरह से घुमा फिरा के आपको घुमा दे लट्टू की तरह, आप सवाल सॉल्व हो जाना चाहिए। बात समझ आ रही है? चलो लिखना है, चलो एग्जाम्पल नंबर 18 अब हम पढ़ेंगे, सिर्फ रीड करेंगे, हमें समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। कहता है क्या, 1 जनवरी 2001 को वाटर लिमिटेड ने एक एसेट परचेज़ किया 12,000 का, जिसकी रेजिडुअल वैल्यू 2,000 थी। उसने कहा कि उसको 10 साल पे इस्तेमाल करेगा, तो मेरी डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी होगी? 10,000 डिवाइड बाय 10, तो 1 साल का डेप्रिशिएशन कितना आना चाहिए? 1000। तुमने क्या बोला? 1000। 1K नहीं बोलना अब। द एंटिटी यूज स्टेटमेंट मेथड इन 2003, वाटर लिमिटेड रिव्यूड द यूजफुल लाइफ एंड रेजिडुअल ऑफ द एसेट। डायरेक्ट केस नंबर 3 दे दिया इसने, देखो हम लोग कितने प्यार प्यार से पढ़ा है। उसने एसेस किया कि रिमेनिंग यूजफुल लाइफ सिर्फ 5 साल है, लेकिन रेजिडुअल वैल्यू का एस्टिमेट क्या हो गया? बढ़ गया है। कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, इसने बढ़ा दिया, कोई बात नहीं। आ जाओ, तो पहले साल में डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ होगा? 1000। दूसरे साल में 1000। तीसरे साल में नेटबुक वैल्यू निकाली होगी, 12,000 माइनस 1000 माइनस 1000, 10,000 नेटबुक वैल्यू आ गई, माइनस कर दी नई वाली रेजिडुअल वैल्यू 7,000 आ गया, डिवाइड बाय कर दिया रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। डन, पक्का, ईजी, सब साथ हो, हम तो लिख के कर लिया, पूरी एग्जाम्पल सॉल्व कर ली। क्लियर है? पक्का। चलो ओके, 3:53 हो रहे हैं। और सर PRC 1 वाला ग्रुप एडमिन क्यों किया है? वो मैंने इसलिए किया क्योंकि कल रात को हम लोग बहुत मस्ती कर रहे थे। तो वो एक कोई कौन था जिसने जुगत मारी थी धुरंधर वाली, वो जुगत वाला कौन था? ऑनलाइन वाला बच्चा था कोई, कौन था जिसको मैंने कहा था कि वो, हाँ वो गाड़ी में बैठ गया ना 2 बजे, हारिस भाई। वो कल सुबह 9 बजे पहुँचेंगे कराची, फिर हम सब मिल के आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा था मैं ग्रुप बंद कर देता हूँ थोड़ा सा। अच्छा 5-6 मिनट का ब्रेक करते हैं, मेरी घड़ी में बजा रहा है 3:57, 4:05 मुलाकात करते हैं, ठीक है। फिर हम 4:30 तक क्लास लेके जाएंगे। 3:57 हो रहा है मोबाइल के हिसाब से, 4:05 पर रिज्यूम करते हैं। 4:05 तो इसके कंप्यूटर की हो रहा है। BPL, चलो ओके। लेक्चर के इसी हिस्से में अब जो हमारा अगला हिस्सा है, इसमें हमने अकाउंटिंग तो पढ़ ली डेप्रिसिएशन की, अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होती है। कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये चीज़ हमने पहले पढ़ी हुई है। कहाँ पढ़ी हुई है? भला बेसिक्स में पढ़ी हुई है। मुझे बताओ डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? अकाउंटिंग एंट्री, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, पढ़ी हुई है, देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा मुझे बताओ एक्सपेंस का अगर लेजर अकाउंट बनता है तो उसका ओपनिंग क्लोजिंग कोई होता है? नहीं, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता, कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता, बस एक्सपेंस की एंट्री बुक करता हूँ और P&L में चार्ज कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ अगर नॉन करेंट एसेट्स है, जैसे कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का टी अकाउंट बनता है? हाँ बनता है। क्या एक ही अकाउंट बनता है या अलग अलग अकाउंट बनते हैं? अलग अलग बनते हैं। व्हीकल का अलग बनेगा, फर्नीचर का अलग बनेगा, बिल्डिंग का अलग बनेगा, मशीनरी का अलग बनेगा, प्लांट का अलग बनेगा, लैंड का अलग बनेगा। लैंड का अलग अकाउंट बनेगा नहीं बनेगा? डेप्रिसिएशन तो चार्ज नहीं होती, लेकिन तो फिर क्या हुआ? नहीं हो, लेकिन होगा, एडिशन तो होगी, डिलीशन तो होगी। बात समझ आ रही है? चलो, तो नॉन करंट एसेट का अकाउंट कुछ ऐसे दिखता है। आप बोलोगे सर क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो यार, हमने पूरे लेजर्स पढ़ लिए, ट्रायल बैलेंस बना लिया, ओपनिंग यहाँ पे आता है एसेट्स का, क्लोजिंग यहाँ पे आता है। अगर कोई न्यू एडिशन होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। बच्चों बैंक क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? बैंक के जरिए पैसे दिए होंगे ना, PP डेबिट बैंक क्रेडिट हुआ होगा, और जो है बैलेंस शीट यहाँ पर आ गया, तो बैलेंस बीट दोबारा यहाँ पे आ गया होगा, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर हो गया, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है? कॉन्ट्रा एसेट है, इसका भी तो अकाउंट बना होगा, इसका भी तो अकाउंट बना होगा। अब चूंकि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का आइटम है, तो इसका तो ओपनिंग भी होगा और क्लोजिंग भी होगा। ये बैलेंस CD आ गया, यानी कि ओपनिंग बैलेंस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर आ गया। लेट से अगर मैं बात करूं कि इसका ओपनिंग बैलेंस था 100 रुपये,
ठीक है। इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर हो गया 10 रुपये, ठीक है। तो मुझे बताओ CD क्लोजिंग कितना होगा, 110 रुपये, और अगले साल का ओपनिंग कितना होगा, 110 रुपये, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे ले जाओ, डन। अच्छा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना होगा, लेट से 10 रुपये का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वजह से तो यहाँ गया, और चार्ज टू P&L हो गया, क्योंकि उसी साल प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर गया, और फिर वो जो प्रॉफिट निकलता है वो कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, इक्विटी में जा रहा होता है। ज़बरदस्त। अच्छा, प्रेजेंटेशन कैसे होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसकी, देखो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में डेप्रिसिएशन के नाम पे आ रहा होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में डेप्रिसिएशन के नाम पे आ रहा होता है कितना, यहाँ पे कितना आ रहा होगा, 10 रुपये आ रहे होंगे भाई, ठीक है। अच्छा, और नॉन करेंट एसेट्स, अगर मैं ये वाला टी अकाउंट बना दूँ, कितना आ रहा था ओपनिंग, हमने बनाया नहीं, चलो बना लेते हैं। लेट्स से मेरे पास नॉन करेंट एसेट्स का ओपनिंग आ रहा था 200, मैंने 20 रुपये के नए ख़रीदे, ठीक है। मेरे पास क्लोजिंग कितना आ गया, 220, ओपनिंग कितना आ गया, 220, तो ये 220 जा रहा होगा ना यहाँ पे, 220 जा रहा होगा ना यहाँ पे नॉन करेंट एसेट्स के अंदर। अच्छा, फिर क्या होगा, लेस करूँगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कितना आ रहा है, 110, ज़बरदस्त, 110 कर दिया। तो मुझे बताओ बुक वैल्यू कितनी आ गई, हाँ जी 90 पक्का, बस ये प्रेजेंटेशन हो गई मेरी। तुम लोगों को पता है ना भाई, बैलेंस शीट बनती है, बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट जा रहे होते हैं, उस पर से लेस होती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और नेट बुक वैल्यू आ रही होती है, कैरिंग अमाउंट आ रही होती है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है भाई, ज़बरदस्त, हमें तो पता है जी भाई। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है कॉन्ट्रा एसेट, ठीक है। जैसे हम प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रिएट करते हैं ना, जिसको हम रिसीवेबल्स के अमाउंट में से माइनस करते हैं, बढ़ा था ना बेसिक कॉन्सेप्ट में, वैसे ही हम एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट खोलते हैं और उसको नॉन करंट एसेट में से बोलो भाई माइनस करते हैं, डन। तो फिर मेरे पास क्या आती है, कैरिंग अमाउंट, डन। अच्छा, यहाँ तक मेरे दोस्तों मुबारक हो, 4 क्लास में आपका भाई ने डेप्रिसिएशन अल्हम्दुलिल्लाह करा दिया, गल मुक गई डेप्रिसिएशन की, गल मुक गई डेप्रिसिएशन की। चलो, अब तुम्हारे पास एक होमवर्क है, होमवर्क क्या है, होमवर्क ये है कि कल बच्चों जब आपने आना है तो सवाल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 7 सवाल हो जाएंगे, फिर कितने होंगे, 2 काफ़ी हैं, इतना मारूंगा ना, 3 सवाल करके लाओगे कल घर से, जो 3 सवाल से कम करके लाया वो क्लास के अंदर दाखिल ना हो, और ऑनलाइन क्लास भी लेने की कोशिश ना करें। हाँ जी, सारे कर लो यार, क्या बात है, तो सारे कर ले यार, नाइट नहीं लगेगी, कुछ भी नहीं है, कैलकुलेटर पे कर लो, आंसर लिख के ले आओ, मुझे तो आंसर चाहिए ना यार, फॉर्मेट नहीं बनाओ, मुझे आंसर चाहिए, ठीक है। नेट बुक वैल्यू निकाल लो, रफ में बना दो, आंसर आना चाहिए। सिर्फ मेरा 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 पर्पस क्या है, तुम्हारा हाथ चले कैलकुलेटर पे, तुम्हारा दिमाग चले और तुम्हारे वैल्यूज लिखी आ रही हो, दैट्स इट, दैट्स ऑल, डन सीन। चलो जी, ओके, सवाल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, 3 आपने करके लाने, डन। चलो, अब कल मैं आपको याद है क्लास में जाते जाते मैंने जो है ना वो कुछ MCQs खोले थे, 10 आपको कराया था एक एक क्वेश्चन बैंक से, और बाकी के 10 मैंने खोले थे मॉडरेट के लिए, और यहाँ पे आप लोगों की जान निकल गई, चीखा निकल गई नहीं, ठीक है। तो आज तो नहीं सुनूंगा, कल हो गया, सुन लिया मैंने। चलो शाबाश, स्टार्ट कर दो। लेवल 2 मॉडरेट MCQ नंबर 1, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मशीनरी टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन दी बुक्स एट इट्स इनिशियल रिकॉग्निशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। परचेज कॉस्ट ऑफ मशीन 7,50,000, सेल्स टैक्स 10% का है, नॉन एडजस्टेबल, रिफंडेबल इनकम टैक्स है 1,00,000 रुपये का, ट्रांसपोर्टेशन 60,000, एडमिन 40,000, इंस्टॉलेशन 50, एब नॉर्मल लॉसेस 10,000। अच्छा, एक काम करो, एक बंदा मुझे साइंटिफिक कैलकुलेटर दे दे बस। चलो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हम भी साथ साथ कंप्यूट कर लेंगे यार आपके, देखूंगा ताकि कितनी देर में हो जाना चाहिए। हाँ भाई, कितना, 9:35, गुड, ऐसे ही आ रहा है, सबका यही आ रहा है। हाँ जी,
सबका यही याद है। 9 35 कैसे आया, मैं बताता हूँ कैसे आया। सबसे पहले आपने लिया होगा, कैलकुलेटर भी करना, देखो मेरा भी आंसर कैलकुलेटर पे आया है और मैं भी साथ साथ इसलिए कर रहा हूँ सॉल्व तुम्हारे, ताकि मैं तुम लोगों को समझा सकूँ उन्होंने करना क्या है। देखो 7,50,000 का सबसे पहले आपने लिया होगा कितना, 10%, कितना आ गया होगा 75,000। क्योंकि ये नॉन एडजस्टेबल है तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, बोलो भाई इसको ऐड करना पड़ेगा। और रिफंडेबल इनकम टैक्स आ रहा है 1 लाख, यानी कि मिलेगा वापसी, तो फिर इसको तो ऐड नहीं करूँगा। तो 750 + 75, ट्रांसपोर्ट बिल्कुल ठीक है। एडमिन नहीं भाई नहीं, एडमिन तो मेरी वैसे ही आती है, अगर मैं यहाँ पे मशीन ला के रखूँ या ना रखूँ, एडमिन को तो मुझे पैसे देने हैं। इंस्टॉलेशन हाँ बिल्कुल ठीक है। एडनॉर्मल लॉसेस नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। टोटल करो कितना आ रहा है, 935, ठीक है चलो। Subsequent expenditure on any item of property, plant and equipment shall be capitalized only if the following conditions are fulfilled। मैंने कहा ना सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर या तो कैपिटलाइज होते हैं या तो एक्सपेंस आउट। कहता है कैपिटलाइज करूंगा जब ये वाली बातें पूरी होंगी, जब ये एसेट की ज़िंदगी बढ़ा दे, जब ये एफिशिएंसी बढ़ा दे या प्रॉफिट की अर्निंग की कैपेसिटी बढ़ा दे। कौन सी स्टेटमेंट सही है, एक सही है, दोनों सही हैं, दूसरी सही है, कुछ भी सही नहीं है। चलो, which of the following subsequent expenditure is likely to be capitalized in the context of vehicle replacement of छोटे मोटे पार्ट, टुच्चे मुच्चे पार्ट, इंजन चेंज होना, ऑयल चेंज, ट्यूनिंग कर दो साथ पानी चला गया, और व्हील कैप चेंज करना। व्हील कैप समझते हो ना क्या होता है, हाँ बी। क्यों, इंजन चेंज होना यार बड़ा खर्चा है भाई। चलो, सलीम एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू परचेज ऑफ मशीन फॉर 5 लाख, पे 20% अमाउंट ऑन स्पॉट, वेयर इज द बैलेंस शैल बी पेबल आफ्टर 1 मंथ। यानी कि इसने 1 लाख रुपए पे कर दिए हैं और 4 लाख रुपए बाद में पे करेगा। सर आपने कैसे निकाला, 5 2 10, 5 लाख का 20% लाख रुपए। When the machine shall be delivered, the double entry at a time of agreement, जब मैंने अग्रीमेंट किया है, अच्छा जब मैंने अग्रीमेंट किया है, अभी तो मशीन मेरे पास आई नहीं होगी, तो अब मैं ऑप्शन देखे बगैर सोचूंगा। देखो ये सारी बातें ना ऑप्शन देखे बगैर सोचा करो, वरना ऑप्शन की जैसे सोचने लग जाओगे। पहले अपनी सोच लेकर आओ फिर ऑप्शन पे जाना। अच्छा मैंने तो अभी सिर्फ एडवांस दिया है, सो कैश क्रेडिट एडवांस टू सप्लाई डेबिट कहाँ है, ओए होए मिल गया, देखा ज़बरदस्त। मशीन लाऊंगा किताबों के अंदर, मशीन लेकर आऊँगा किताबों के अंदर अभी नहीं, क्यों डिलीवर थोड़ी ना हुई है, बात समझ आ रही है। चलो, मशीन वॉज परचेज बाय रमीज फॉर 6 लाख रुपए एंड इट्स रेजिडुअल वैल्यू वॉज 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट, यानी कि 60,000 रुपये। यूजफुल लाइफ थी 6 साल की। रमीज ने कहा कि मैं यूज़ करूँगा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड टू डेप्रिशिएट इट्स मशीन। What will be depreciation rate which enable Ramesh to bring the carrying value at the end of its useful life to its residual value? कह रहे हैं मुझे ज़रा बताओ कि मैं क्या रेट लगाऊं, मुझे ज़रा बताओ कि मैं क्या रेट लगाऊं कि जो डेप्रिसिएशन के लिए चार्ज होगा जिससे मेरी कैरिंग वैल्यू आखिर में साल के रिजर्व वैल्यू के बराबर हो जाएगी। कितना, 32, कैसे, हाँ जी बताओ। सी कैसे आया, हाँ जी किसने बोला सी, $31.8 आया, 32 बनेगा कैसे, फॉर्मूला लगाया। कौन सा फॉर्मूला लगाया आपने, रेट का फॉर्मूला लगाया है, जिसमें मैंने क्या कहा था 1 माइनस वो अंडर रूट वाला फॉर्मूला, ठीक है। अंडर रूट में क्या रखा आपने, एक्स रखा, हाँ जी, नंबर ऑफ ईयर कितने रखे, 6 रखे। फिर क्या किया आपने, अंडर रूट में आप गए, अंडर रूट में न्यूमरेटर में क्या रखा, रेजिडुअल वैल्यू रखी, कितनी 60,000। फिर डिनोमिनेटर में क्या रखा, हाँ जी 6 लाख। फिर आपने क्या किया, फिर इज इक्वल टू दबा दिया, तो 1 माइनस जब आपने किया तो आपका रेट कितना आया 31.87 जो बनता है 32। शाबाश, बहुत आला, ज़बरदस्त। और किसी ने निकाला था सवाल क्लास में, बताया क्यों नहीं, बताया क्यों नहीं, बताया था, अच्छा चलो यार ज़बरदस्त यार। हे पीछे किसने भेजा, पीछे किसने भेजा, वही हीरो। चल तूने आंसर सही बताया इसलिए माफ़ कर दिया, यकीन करो, वरना अगर तूने आंसर भी सही नहीं बताया होता तो पीछे भी क्या होता बगैर पूछे, तो छोड़ता नहीं। ये आप पहली और आखिरी बार गए पीछे बेटा बगैर पूछे,
यहाँ आते हमारी मर्जी से हैं और जाते भी हमारी मर्जी से हैं। बात समझ आ रही है हीरो? हाँ जी, क्या हो रहा है? नेक्स्ट क्लास है, कोई बात नहीं, रोज़ होती है यार, रोज़ होती है, नेक्स्ट क्लास रोज़ होती है। चलो मुझे बताओ फॉर्मूला क्या था? 1 माइनस यहाँ पे आएगा क्या? रेट 6, सॉरी नंबर ऑफ ईयर 6, यहाँ आ जाएगा 60,000, यहाँ आ जाएगा कितना बोलो भाई? 6 लाख। कितना आ रहा है? 31 पॉइंट समथिंग 32। डन। चलो, which of the following statement regarding depreciation calculated as per sum of year digit method and reducing balance method is correct? देखो मैंने कहा था ना दोनों को साथ पूछ लेगा कभी भी। in each year under sum of digit method decline at constant rate, नहीं यार, in each year reducing balance method decline by constant amount। अच्छा बताओ क्या सही होगा? हाँ जी, depreciation in each year under sum of year digit method declined at a constant rate। कांस्टेंट रेट से डिक्लाइन होता है? पक्का कांस्टेंट रेट से डिक्लाइन होता है? हाँ जी, कांस्टेंट रेट से डिक्लाइन होता है? पक्का होता है कांस्टेंट रेट से डिक्लाइन? नहीं होता ना। तो फिर दूसरा क्या बोल रहा है? इन ईच ईयर अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस में डिक्लाइन बाय कांस्टेंट अमाउंट। नहीं यार, अमाउंट भी कांस्टेंट नहीं होती, पर तो एक रेट से स्पेसिफाई नहीं गिर रहा होता है, तो कुछ भी करेक्ट नहीं है। मुजाहिद ने एक मशीन खरीदी 15 जनवरी 2021 को 1 मिलियन की, उसे लगा रेजिडुअल वैल्यू होगी 1 लाख, यूज़फुल लाइफ होगी 2 लाख यूनिट्स, 2 लाख यूनिट्स, तो इसकी जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट आएगी वो कितनी आएगी? मुझे बताओ कितनी आएगी? रुपीस में आएगी ना। 1 मिलियन माइनस करूँगा रेजिडुअल वैल्यू? करूँगा, बताओ करूँगा? बोलो ना यार। वजीहा, मुझे बताओ क्या मैं यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोडक्शन मेथड का इस्तेमाल करते हुए अपनी कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करूँगा या नहीं करूँगा? करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ज़बरदस्त। चलो माइनस करो, 8 लाख कर दोगे, कितनी आएगी? 9 लाख। 9 लाख डिवाइड बाय 2 लाख, कितना आ जाएगा पर यूनिट का डेप्रिसिएशन? हाँ जी, 4.5 आ जाएगा। लिख के रख लो साइड पे। अभी तो मैंने एमसीक्यूज़ पूरा पढ़ा भी नहीं है। 5 जनवरी को पोटेंटो यूज़ हुआ, लेकिन ख़रीद कब ली थी? 15 जनवरी को 2021 में, ठीक है। 15,000 यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस किए थे 30 जून 2021 तक, और 55 किए थे ड्यूरिंग द ईयर 30 जून 2022। अच्छा, ये ईयर एंड देखो इसमें लिखा हुआ है क्या? 30 जून 2022, यानी कि इसका ईयर एंड दिसंबर नहीं होगा बच्चों, अब इसका ईयर एंड क्या होगा बोलो? जून। ज़बरदस्त। तो पहले साल कितने यूनिट्स? 15,000, दूसरे साल कितने यूनिट्स? 55,000। तो बोलता है फॉर द ईयर 2022 कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है? 247,500। ज़बरदस्त। जमाल के बच्चे, सॉरी जमाल सन्स परचेज मशीन बाय पेइंग 1,50,000 एंड अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऑफ 25,000 वॉस ऑल्सो कैपिटलाइज ऑन 1 मार्च 2022, यानी कि कैपिटलाइज अमाउंट तक कितनी है? दिस प्लस दिस। चलो, एस्टिमेटेड आरवी 10,000 थी, यूज़फुल लाइफ 5 साल की थी। एस्टिमेटेड आरवी कितनी थी? 10,000 थी, यूज़फुल लाइफ कितनी थी? 5,000। मैंने ऑब्जर्व किया कि रिफंडेबल टैक्सेस होंगे कितने? 12,000, जो कि गलत कैपिटलाइज कर दिए थे मैंने, और डेप्रिसिएशन भी मैंने चार्ज कर दी थी ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस फॉर फुल ईयर, ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस फॉर फुल ईयर ऑन 31 दिसंबर 2022। इस एरर की वजह से मेरे नेट एसेट्स कितने से अंडर स्टेटेड हैं? ओ माय गॉड, ये तो करेक्शन ऑफ एरर का सवाल कर दिया इसने। वैसे आप कह सकते हो करेक्शन ऑफ एरर का सवाल है, क्योंकि करेक्शन ऑफ एरर में ये चीज़ होती है, एक चीज़ सही कर दी, गलत करनी थी, गलत कर दी सही करनी थी, मतलब गलत कर दी सही करनी थी, तो अब बताओ कितने से चेंज करूँगा? वो सारी बातें करते हैं हम इसमें। आओ पढ़ो। कह रहा है मैंने 1.5 लाख की मशीन खरीदी थी और 25,000 की मेरी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट थी, रियल वैल्यू 10,000 थी, यूजफुल लाइफ 5 साल थी, लेकिन मैंने गलती से 12,000 के टैक्सेस कैपिटलाइज कर दिए और फुल ईयर पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी। देखो जब भी इस तरह के सवाल आता है ना, तो आपने क्या करना है? आपने 2 तरह की कंपटीशन करनी है। आपने करनी है रॉन्ग, ठीक है, फिर आपने करनी है करेक्ट, और देखना है वो मांग क्या रहा है। वो बोल रहा है कि नेट एसेट्स कितने से कम हो गए होंगे अंडर स्टेटेड, कितने से हो गए होंगे? जितने से डेप्रिसिएशन गलत चार्ज किया होगा उतने से ही नेट एसेट्स कम हुए होंगे ना मेरे, ऐसा ही है ना, तो डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। मुझे बताओ गलत वाली क्या ही होगी? 150 प्लस 25 प्लस
कितना 12,000, गलत वाली कैपिटलाइज कॉस्ट कितनी होगी 187, 187 में से मैंने रियल वैल्यू माइनस की होगी 10,000 की, ऐसा ही है, ठीक है। फिर 177 हो गया होगा, डिवाइड क्या होगा यूज़फुल लाइफ से 5 से 35.4, तो गलत डेप्रिसिएशन जो मैंने चार्ज कर दी है वो कितनी कर दी होगी बताओ, यही आ रहा है आप लोगों का, यही आ रहा है। अच्छा फिर करेक्ट क्या करना था, मुझे करना था 150 प्लस 25, 150 प्लस 25 कितना 175, 175 करना चाहिए था, 175 में से मैं माइनस करता 10 साल की 10,000 की रिजल्ट वैल्यू, कितना आता 165, 165 को डिवाइड करता किससे 5 से, तो कितना आता 33,000 से मुझे करना था, ठीक है। ज़रा डिफरेंस तो लो कितना आता है, हाँ जी कितना आ रहा है 2.4 आ रहा है मेरे पास तो क्या आ रहा है 2.4, यही आ रहा है आंसर, आप सबका यही आ रहा है, ज़बरदस्त। किसी और को कोई और तो नहीं आ रहा, पक्की बात है, कहीं मैंने गलत तो नहीं किया, ज़बरदस्त। अब देखो अब मज़ा आ रहा है एमसीक्यूज़ करने में, तो है ना मॉडरेट, तो आई की किताब में नहीं है, कैसा बात समझ आ रही है। तो आपको दिमाग ना ऐसे चलाना है आपने, डेप्रिसिएशन पढ़ना कोई कमाल नहीं है, टेंशन नहीं लो, समझ नहीं आ रही मुश्किल हो रही चीज़ें, तो बस आपने फॉर्मूला जहन में रखना है, मेथड जहन में रखना है। और मैं आपको ये भी नहीं बोलता कि आप पढ़े लिखों की तरह ना इंग्लिश में फुल अंडरलाइन करें, हाईलाइट करें, रिबन लगाएं, कुछ करें, नहीं भाई, दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठाओ बस। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे खोपड़ी में क्लियर होगा ना तो कोई सा भी एमसीक्यू कर लोगे, कुछ भी हैंडल कर लोगे। नहीं, लॉन्ग में से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सवाल आएगा 20 नंबर का, उसके अंदर डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करवाएगा, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन तो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। चलो, एन इक्विपमेंट वॉज परचेज ऑन 10 अक्टूबर 2020 फॉर 2 लाख, एन अदर इक्विपमेंट वॉज परचेज ऑन यकम फरवरी 2022 फॉर 3 लाख। दोनों इक्विपमेंट की रिजल्ट वैल्यू थी 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट एंड यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। कंपनी ने डेप्रिशिएट किया है स्टिल एंड मेथड पे फ्रॉम मंथ ऑफ परचेज द अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एज एट 30 जून 2022। शहजादे की मस्ती देख रहे हो, महंग भी क्या रहा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और दोनों की मिला के अलग अलग निकालनी पड़ेगी ना, इसके लिए क्या करोगे अब बताओ, ऐसा सवाल आ गया। अब बोलोगे अरे यार ओहो अब तो पेज पे जगह कम पड़ जाएगी मेरे यार, इतनी सारी आके अपने काम करवा दिया। अब आपको शॉर्टकट यहाँ अप्लाई करना है, कैसे देखो, सबसे पहले काम करो, दो एसेट बोले ना इसने, यकम अक्टूबर को और यकम फरवरी को, ये देख लो, डेट ऑफ परचेज देख लो, यकम अक्टूबर और यकम फरवरी, और ईयर एंड क्या है इसका 30 जून 2022, 30 जून 2022। और मेथड कौन सा है, बस ये मोटी मोटी बातें मेरे सामने आ गई, इस मोटी मोटी बातों से इंशाल्लाह सॉल्व करूँगा। देखो सबसे पहले मुझे बोलता है कि इक्विपमेंट 1 और ये क्या है इक्विपमेंट 2, मुझे बताओ कि इसकी डेट ऑफ परचेज क्या है, बताओ 1 अक्टूबर 2020, इसकी क्या है यकम फेब 2022। अच्छा अगर मैं कहूँ कि इसकी डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी, मुझे बताओ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बात कर रहा है, और इसमें तो मंथ्स का हिसाब किताब भी है, अक्टूबर को खरीदा है, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, पहले साल में कितने महीने की डेप्रिसिएशन 9 महीने की, पहले साल में कितने महीने की 9 महीने की, ठीक है। तो मुझे ज़रा बताओ इसकी डेप्रिसिएशन 2020 से 21 होगा ना, 21 की कितनी और 22 की कितनी, ऐसा ही है ना, यहाँ 9 महीने की होगी, ज़रा 9 महीने की डेप्रिसिएशन तो निकालो कितनी आती है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 30 जून 21 तक की निकालो, कितनी आएगी, कैसे निकाली, 2 लाख माइनस 40,000, कैसे, रेजिडुअल वैल्यू कितनी है 20% है दोनों की ना, तो 2 लाख माइनस 40,000 कितना आ गया 160 को डिवाइड करो किससे 10 से, कितना आया 16,000 मल्टीप्लाई बाय 9/12 कितना आया 12,000, ज़बरदस्त। ये कितना आएगा 16,000, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा ही है ना। ये कितना आया 28 आया, अच्छा ये मैंने कब खरीदा फरवरी में, तो ये तो 2021 में था ही नहीं, 2022 में था ना, कितना फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 5 महीने ना, तो कैसे निकलेगा 3 लाख माइनस 60,000 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय
फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5/12 करो कितना आ रहा है? हाँ जी, कितना आ रहा है बताओ यार दोस्तों? 10,000 आ रहा है। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू, कैसा ज़बरदस्त। तो तुम लोगों ने ना अपना हाथ कैलकुलेटर पे साफ करना है और कोशिश करो आज से कैलकुलेटर वो वाला इस्तेमाल करो जो तुम लोग पेपर में लेके जाओगे। हाँ ले जाओ, चलता है मेरे ख्याल, चलता है ना, चलता है ना ये वाला? किसी ने देखे अलावेबल कैलकुलेटर? पूछ लो किसी बच्चों से। सर ने बताया था, बस सही सही बताया होगा। ये वाला कैलकुलेटर पहले आता था, ये पुराना मॉडल हो गया मेरे ख्याल अब, और ये जो इसका नया मॉडल है वो ये वाला चल रहा है। तो जिसका इस पर हाथ साफ है वो उससे कर ले, जिसका उससे हाथ साफ है बस वो कर ले। बात समझ आ रही है? तो आपने ये वाला कैलकुलेटर जो आपने पेपर में लेके जाना है वो उसी से आपने सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि आपका हाथ साफ होगा ना, उस पर हाथ सेट होगा, पता होगा कि इसका सारा सब कुछ। ये नहीं कि मुंशियों वाला कैलकुलेटर यूज़ करो मेरी तरह, जो सर अहमद ने यहाँ रखा हुआ है ना, मुंशियों वाला थर 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 इस पर आप मारो और फिर पेपर में आप उससे करो, कुछ भी नहीं होगा फिर आपसे। ठीक है, चलो MCQ नंबर 10। हाँ जी, टाइम हो, कल में पढ़ लो। 10वां तो हम करेंगे ना, कल 10 के तो आज 10 नहीं करेंगे, भले कल तो तुम लोगों मुझे करने नहीं दिए MCQs, है ना। वेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सारे आइटम PPE के डेफिशिएंट होने चाहिए सिवाय, तो ये तो गलत हो गया। डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड इज चार्ज फॉर द डेट द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज। नो, नो क्यों बोला? अच्छा यस बोला है, यस। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? चार्ली वार्ली नहीं बोलना, ये ABCD बोलो, बोलो ABCD, कौन सा सही है? हाँ जी, हमने तो चलो ABCD पढ़ा था, वो आजकल के बच्चे सुनने में आ रहे वो आ बा खाड़ा पढ़ रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे। हम तो A फॉर एप्पल पढ़ते थे यार। चलो अब हमने आई कैप के 10 MCQ सॉल्व कर लिए और मॉडरेट वाले 10 कर लिए। अब आप लोगों का होमवर्क है, लिख के दूँ ना होमवर्क स्क्रीन पे लिख के दूंगा, वरना बोलेंगे सर वो लेक्चर हमने हटा दिया था। होमवर्क लेक्चर कौन सा था? 4 था ना। होमवर्क लेक्चर नंबर 4 का कुछ ऐसा है कि आपने सवाल कितने थे? प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक करके आना है और MCQs करके आने हैं। आई कैप वाले 10 और मॉडरेट वाले 10। इतना तो दे सकता ना, 20 MCQs बस। ठीक है, 20 MCQs कर लेना घर से, फिर हम कल डिस्कस करेंगे। लेकिन किसी अगर इडियट ने ये कहा ना सर आपने करवाना ही तो था ना, तो हमने डिस्कशन देखनी थी, एक काम करो और ज़ोर से करो। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा अच्छी क्लास को भी, हर क्लास की तरह। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन में चैप्टर 4 क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इख्तिताम को पहुंच चुका है। और स्टार्ट के 10 नहीं, स्टार्ट के 10 दुआ फारी हमने कर लिए 11 से 20 तक। ठीक है, 11 से 20 तक करने आपने आई कैप की भी और 11 से 20 तक करने आपने मॉडरेट की भी। ठीक है, इसी अपने पन के साथ साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दवाइयाँ हिला के उपयोग लेते रहेगा। इंशाअल्लाह अगली क्लास में मुलाकात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।